देखिए भी हाजीपुर से लड़ रहे हैं। जी मैं खुद हाजीपुर से लड़ रहा हूँ और कल पांचों प्रत्याशियों के नाम औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। जहाँ जमुई से जो मेरी कर्मभूमि रही है वहाँ से अरुण भारती जी हैं, मेरे पिता की कर्मभूमि हाजीपुर, वहाँ से मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। वैशाली से वीणा देवी जी हैं, समस्तीपुर से शंभवी हैं और राजेश वर्मा खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कई तरीके के समीकरण का ज़रूर ध्यान दिया गया है, बट जो युवा बिहारी जिसका जिक्र मैं हमेशा करता रहता हूँ और आप मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देखेंगे तो मैंने अपने नाम के आगे युवा बिहारी मैंने लगा रखा है। एक बार प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे युवा बिहारी बोलकर ही पुकारा भी था। तो ऐसे में जब मैं युवाओं की बात करता हूँ, मैं मानता हूँ कि युवा अपने में एक जाति है, महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ज़रूरी है एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन इनका होना। आप जब इस मेरी टीम को आप देखेंगे, इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग युवा का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा, पढ़े लिखे युवाओं का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखेगा। ऐसे युवा जो भारत की संसद में आएंगे और जब बिहार से जुड़े हुए विषयों को अपने पटल से जब वो उठाने का जब वो काम करेंगे, तो एक सही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन जो बिहार का होना चाहिए, अभी तक जिस तरीके से बिहार और बिहारियों की छवि बना के रखी है, मुझे लगता है वो उचित प्रतिनिधित्व। पढ़े लिखे युवा हैं, अनुभव भी है। मुझे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जब हम 40 की 40 सीटें जीतने की हम लोग बात करते हैं, उसमें मेरी इन 5 सीटों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है वहाँ एड्रेस करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या आपको नहीं, जानकारी बिल्कुल। है? और मेरे लिए सौभाग्य की और गर्व दोनों की बात है कि जब प्रधानमंत्री मेरे राज्य में चुनावी प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं तो वो मेरी ही कर्मभूमि से वो शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ से इस बार चुनाव अरुण भारती जी लड़ रहे हैं। 4 तारीख को ये कार्यक्रम तय हुआ है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी जमुई आएंगे और वहाँ से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपने आज देखा कि दिल्ली में एक रैली हुई और उस रैली से पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पब्लिक मीटिंग में नादिया में कह रही हैं कि कांग्रेस लेफ्ट पार्टी के साथ यहाँ चुनाव मिलकर लड़ रही है और उनको वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ये जो एक विपक्षी दलों का एक गठबंधन बनाने का प्रयास किया गया था, जिसको इंडी अलायंस का इन लोगों ने नाम दिया, हकीकत यह है कि ये एक ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का ही पैर खींचने का प्रयास करते हैं। एक राज्य में दोस्ती, दूसरे राज्य में उन्हीं से ही लड़ाई, मुझे नहीं पता ये किस तरीके का समीकरण चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आम आदमी पार्टी संभवतः, जो मेरी जानकारी है, दिल्ली में कांग्रेस के साथ अलायंस में ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर पंजाब में शायद ये लोग एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इतना विरोधाभास है, एक राज्य में साथ, एक राज्य में दूरी, एक राज्य में आप उन्हीं की तारीफ करेंगे, दूसरे में उन्हीं के खिलाफ आप बोलेंगे, तो ये अलायंस कैसा है? इसमें जब एकजुटता नहीं है, जब इसमें कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अगर ये अलायंस है, मैं नहीं मानता इस अलायंस का कोई भविष्य होगा। और इसीलिए हम लोग का विश्वास इस बार जो 400 का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं मानता हूं हम लोग सरलता से उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पे जहां एक तरफ लोगों का विश्वास है, तो वहीं विपक्ष का ये विरोधाभास उनका नुकसान करेगा। दूसरी तरफ आज उस रामलीवाल मैदान में आती हैं, कहती हैं कि जेल से अरविंद केजरीवाल का मैसेज है, प्रधानमंत्री ने हमारे हस्बैंड को जेल में डाल दिया है, क्या आप सही मानते हैं? क्या वो सच्चे देशभक्त भी हैं? यह भी कह रहे हैं करप्शन के मामले में जेल में है अरविंद केजरीवाल। देखिए, उन्होंने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया। मैं हमेशा मानता हूँ वो स्पेस हर राजनीतिक दल, हर नेता के पास होता है कि अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। अंतोगत्वा जनता स्वीकारती है, नहीं स्वीकारती है, ये जनता को तय करना है। ये वही केजरीवाल जी और उनकी पार्टी है जो उसी रामलीला के मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ खड़े होकर करप्शन के खिलाफ नारा बुलंद कर रहे थे। और भाई, ताज्जुब की बात है और हास्यास्पद है, जिन लोगों के खिलाफ ये सूची लेकर चल रहे थे ना, वही सब लोग आज मंच पर बैठे हुए थे उनके साथ। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ वो एक पन्ना लेकर वो अनशन कर रहे होते थे और उसमें तमाम नेताओं के नाम होते थे। उनमें से 80% लोग आज उसी मंच पर इनका साथ देने के लिए खड़े हैं। ये राजनीतिक विडंबनाओं में से एक है, बट बहरहाल जैसा मैंने कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, जनता निर्णय लेगी। दूसरी तरफ आरजेडी मानते हैं कि बाकी बीजेपी का सील है इन एजेंसी। भाई, ये हर विपक्ष इन बातों को मुद्दा बनाता है। सबसे पहली बार ये इन्हीं के ज़माने में आया था। सीबीआई सरकार का तोता है,
ये कांग्रेस के ज़माने में ये कहा गया था। बहरहाल ये आरोप लगाए जाते हैं। मैं मानता हूँ अगर आप इन संवैधानिक संस्थाओं पर ही विश्वास नहीं करेंगे, आप देश की कानून व्यवस्था पर ही अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पर, अगर जुडिशरी पर अगर आपका विश्वास नहीं होगा, तो आप देश को अराजकता की ओर लेकर जाएंगे। ऐसे में इन संस्थाओं का निर्माण गठन ही इसलिए किया गया है कि वो देश को न्याय दिला सकें। अगर कोई गलत नहीं होगा तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। कार्रवाई आप पे तभी होगी जब आपने कुछ गलत किया होगा। और आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने कर सकते किस तरह से उन्होंने कच्छ थीवू आइलैंड जो था वो श्रीलंका को उन्होंने 1974 में दे दिया। भाई ये तमाम बातें इतिहास के किन पन्नों में दबा दी गई हैं, ये दर्शाता है। और ये उस कहावत को भी सत्य करता है कि जो बच जाता है वो इतिहास लिखता है, और वो अपने आधार पर अपने हिसाब से इतिहास लिखता है। हैविंग सेड दैट, इन बातों का जनता के सामने आना ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले सदन के आखिरी सत्र में प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आरक्षण को लेकर क्या सोच रही थी, और उसको लेकर उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को किस तरीके का पत्र लिखा था, ये जानकारी साझा की। आज प्रधानमंत्री जी ने एक और जानकारी साझा की। विपक्ष को इन बातों का जवाब देना ज़रूरी है। आप जो आज की तारीख में आरोप लगाते हैं, ये वही लोग हैं आरोप लगाते हैं ये सरकार आएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। क्या ये उदाहरण नहीं, अगर आपके प्रथम प्रधानमंत्री की सोच ये रही थी आरक्षण को लेकर कि मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ, क्या वो आरक्षण की हत्या नहीं थी? क्या लोकतंत्र की हत्या जब इमरजेंसी लगाई गई थी, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? आज जब आप आरोप लगाते हैं चीन को लेकर भूमि हड़प रहा है, ये कर रहा है, उनकी फ़ौज इतनी आगे आ गई है, इन बातों का जवाब दें कि वो ज़मीन के टुकड़े, वो हिस्से जो भारत के थे, वो कैसे इधर चले गए। तो मुझे लगता है कि जब विपक्ष इन बातों का आरोप लगाता है, उससे पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए इन तमाम सवालों के जवाब देने ज़रूरी हैं।